नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि ITR 4 किस प्रकार फाइल करनी है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। दोस्तों, आप ITR 4 को ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे। यदि आप ऑफलाइन प्रिपेयर करके फाइल करना चाहते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स के पोर्टल से पहले यूटिलिटी डाउनलोड करनी है और उसमें ITR प्रिपेयर करके यहाँ पे जेसन फाइल को ऑफलाइन जो है वो अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे जैसे कि जेसन फाइल आप रेडी कर लेंगे ऑफलाइन यूटिलिटी में और उसके बाद आप यहाँ पे ITR 4 फॉर्म फाइल चूज़ करेंगे, कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको जो जेसन फाइल है वो अपलोड करनी होती है। जेसन फाइल को जनरेट करने के लिए आपके पास ऑफलाइन यूटिलिटी होनी चाहिए। आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे बिना लॉगिन किए यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ पे असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए ऑफलाइन यूटिलिटी उपलब्ध है ITR 1 से ITR 4 के लिए। तो आप यहाँ इसे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और ओपन कर लीजिए। दोस्तों, ऑफलाइन यूटिलिटी में आपको प्री फिल्ड डेटा जो है वो इंपोर्ट करना होता है। तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके यहाँ पे डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए और फिर यूटिलिटी में आप इसे इम्पोर्ट कर लीजिए। यूटिलिटी में दोस्तों यहाँ पे वर्जन दिया होगा, तो आप लेटेस्ट वर्जन से ही ITR जो प्रिपेयर करें। यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे, उसके बाद जो सेव्ड वर्जन होगा यहाँ पे आप देख पाएंगे ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न में और प्री फिल्ड डेटा में। तो यहाँ पे हम रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, इसलिए फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जो प्री फिल्ड डेटा होगा जेसन फाइल का। कंटिन्यू बटन में प्रेस करके यहाँ पे आप पैन नंबर एंटर करेंगे, असेसमेंट ईयर चूज करेंगे और प्रोसीड करेंगे। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे जेसन फाइल को इंपोर्ट करना है जो कि आपने इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड की थी और प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। दोस्तों, इससे आगे के स्टेप सेम है, भले ही आप ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं या फिर ऑफलाइन यूटिलिटी से प्रिपेयर करते हैं। तो हम ऑनलाइन आगे के स्टेप्स जो है वो देखते हैं क्या है। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यदि व्यक्ति का स्टेटस इंडिविजुअल है तो पहली ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो दूसरी, और यदि कोई और स्टेटस है तो यहाँ पे आप अदर चूज कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी, एसोसिएशन पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फॉर्म, लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप फॉर्म, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लीजिए। हम इंडिविजुअल के केस में यहाँ पे फाइल कर रहे हैं तो पहली ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ITR फॉर्म चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको ITR 4 फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करना है। ये फॉर्म फाइल किया जा सकता है इंडिविजुअल के द्वारा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर फर्म्स यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकती है। ये व्यक्ति रेजिडेंट होने चाहिए और उनकी जो इनकम है वो 50 लाख रुपीज़ तक हो सकती है टोटल इनकम। बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम हो सकती है, लेकिन ये इनकम 44AD, 44ADA या 44AE के अंतर्गत जो है वो टैक्सेबल हो, यानी कि प्रेजम्पटिव बेसिस पे। लेकिन यदि व्यक्ति इंडिविजुअल है और वो डायरेक्टर है किसी कंपनी में, या फिर उसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है कंपनी के, या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम पे जो है वो टैक्स डेफर किया गया है, तो उस केस में ये फॉर्म फाइल नहीं किया जा सकता। तो आप इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद प्रोसीड विद ITR 4 फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, आप यहाँ पे नीचे FAQ रेफर कर सकते हैं, जो इनकम टैक्स की प्रोविज़न है जैसे कि सर्कुलर्स इट एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप ये रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। यदि टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करनी है, यानी कि इंडिविजुअल के केस में 2,50,000 से ज़्यादा है तो आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। और यदि आप इसलिए ITR फाइल कर रहे हैं क्योंकि आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 की 7th प्रोविज़ो के अंतर्गत कवर्ड हैं, यानी कि आपने डिपॉजिट किया है एग्रीगेट अमाउंट 1 करोड़ रुपीज़ और मोर इन 1 और मोर करंट अकाउंट, जो है आपने बैंक में करंट अकाउंट मेंटेन किया है, तो उसमें जो टोटल अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है ड्यूरिंग द ईयर आपका डिपॉजिट, या फिर जो एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए वो 2 लाख रुपए से एक्सीड हो गया है आपके अपने लिए या फिर किसी और व्यक्ति के लिए यदि आपने खर्चा किया था,
या फिर आपका जो एक्सपेंडिचर है इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया है, तो इन सभी केसेस में मैंडेटरी ITR फाइल करनी होती है। तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अदर ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं यदि ये दोनों ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हम पहली ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, तो कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहली टैब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको इसे कंफर्म करना है, तो इस टैब पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा, आप इसे यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, आपको बैक में जाके ही इसे चेंज करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, ये परमानेंट इन्फॉर्मेशन है, नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आप इसे चेंज यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन जो एड्रेस है यहाँ पे वो आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे, एडिट के लिए ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चूज़ कर सकते हैं, यदि व्यक्ति जो सैलरी भी रिसीव करता है और ITR 4 भी वो फाइल करना चाहता है। नॉर्मली जो व्यक्ति बिजनेस करता है वो सैलरी जो है नहीं लेता है, लेकिन कई एक्सेप्शन भी होती हैं, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे सेक्शन चूज़ करेंगे, यदि आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, यदि आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो बिलेटर रिटर्न होती है 139 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत। और यदि आपने रिटर्न फाइल कर दी है, अब उसे रिवाइज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिवाइज रिटर्न आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछी गई है कि क्या आपने टैक्स जो है सेक्शन 115BAC के अंतर्गत पे किया था, यानी कि नई टैक्सेशन रिजीम के अंतर्गत, और इसके लिए क्या आपने फॉर्म 10IE फाइल किया था असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। यदि आपने लास्ट ईयर नई स्कीम में ऑप्ट की थी तो आपको यहाँ पे यस चूज़ करना है। उस केस में आप यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं इस स्कीम को, या फिर इस स्कीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। तो यदि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है। तो यदि आप नई स्कीम को कंटिन्यू करते हैं उस केस में आप हाउस प्रॉपर्टी से जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और डिडक्शन भी आपको नहीं मिलती हैं, जैसे कि सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, सेक्शन 10 की जो एग्जम्पशन होती हैं जैसे कि लीव ट्रैवल अलाउंस, HRA अलाउंस, इसके अलावा अदर सोर्सेज में जो फैमिली पेंशन की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट पेबल की डिडक्शन है, या सेक्शन 80C एक्स्ट्रा की जो डिडक्शंस होती हैं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड या 80D की हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एक्स्ट्रा, वो आपको नहीं मिलती हैं। तो आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। तो यदि आपने पहले ये स्कीम ऑप्ट नहीं की थी लास्ट ईयर में, तो उस केस में क्या अब आप इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि आपको इस स्कीम के अंतर्गत क्या बेनिफिट नहीं मिलेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आप नई टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको फ़ोन नंबर 10IE भी फाइल करना होता है, उसके बाद ही आप ITR फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस दिन आपने फॉर्म 10I फाइल किया है उसकी डेट यहाँ पे आपको भरनी है और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे भरना है। दोस्तों नई स्कीम के लिए जो फॉर्म 10IE है उसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, ई फाइल में जाना है और यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करके फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर्सन विद बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम की सबसे पहली टैब है, इस पर आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो सामने एरो है प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आइटम पर पेज आप इंक्रीज़ कर लीजिए और यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस फॉर्म नंबर 10IE आ गया है, यानी कि जो व्यक्ति नई टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं वो ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आप पुरानी टैक्स स्लैब को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में जो टैक्स रेट है वो ज़्यादा है, लेकिन इस केस में आप डिडक्शंस और एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। जो नई टैक्स स्कीम है सेक्शन 115BAC के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो टैक्स रेट है वो कम है, लेकिन इसके अंदर जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस हैं वो आपको नहीं मिलती हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेस्ट है। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आपने नई टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया है मान लीजिए लास्ट ईयर में, तो इस केस में आपको करंट ईयर में भी नई स्कीम के अंतर्गत ही टैक्स पे करना है, क्योंकि यदि आप एक बार इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको फ्यूचर में भी नई स्कीम के अंतर्गत ही टैक्स पे करना होता है। यदि व्यक्ति बिजनेस या फिर प्रोफेशन के अंतर्गत ही ये इनकम दिखाता है और इस स्कीम को ऑप्ट कर लेता है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ एक ही बार इस ऑप्शन से विड्रॉ कर सकता है, और यदि वो विड्रॉ कर लेता है तो उसके बाद वो कभी भी इस नई स्कीम के अंतर्गत जो है
वो टैक्स पे नहीं कर सकता है यदि व्यक्ति बिजनेस या फिर प्रोफेशन कर रहा है। दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको नई स्कीम लेनी है या फिर ओल्ड स्कीम। इसके लिए हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर को भी डिस्कस करेंगे। और यदि आप यहाँ पे नो चूज़ करते हैं कि आप इस साल भी स्कीम को जो है वो नहीं करना चाहते हैं, पुरानी स्कीम के अंतर्गत ही टैक्स पे करना चाहते हैं, तो नॉट ऑप्टिंग पे ही क्लिक करना है। तो बाद में आप इस रिस्पॉन्स को एडिट कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि क्या आप रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के तौर पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल हेयर है यदि वो उसकी रिटर्न फाइल कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है। तो यहाँ पे आप अपनी ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी नहीं है तो नो क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपकी बैंक की डिटेल होगी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे वो यहाँ पे आ जाएगी। जिस बैंक में आपको रिफ़ंड चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं यदि आपका रिफ़ंड बनता है, और यदि आपके और भी बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको मिनिमम एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है रिफ़ंड के लिए, और यहाँ पे आपका कम से कम ये जो बैंक अकाउंट जो आपने सेलेक्ट किया है वो प्री वैलिडेट हो रखा हो, यानी कि उसमें आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक्ड हो ताकि इनकम टैक्स की वेबसाइट उसे वेरीफाई कर सके। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर फ्रेंड्स अभी भी रॉकेट बना हुआ आ रहा है, तो यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कंफर्म हो चुकी है। अब आपको सेकंड टैब यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम में एंट्री करनी है, तो इसे आप क्लिक करेंगे। दोस्तों, यदि आपकी सैलरी इनकम भी है तो यहाँ पे जो सैलरी में से एग्जम्पशन मिलती हैं उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस और यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे यस क्लिक करके आप एंट्री कर सकते हैं। जो सेक्शन है 10 सब सेक्शन 14 के अंतर्गत है, या फिर कोई भी और जो एग्जम्पशन आप यदि एलिजिबल हैं जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस की या फिर लीव ट्रैवल कंसेशन की या फिर कोई भी और एग्जम्पशन, तो आप इन क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, बाद में भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे यदि व्यक्ति की सैलरी इनकम भी है तो यहाँ पे ग्रोथ सैलरी के लिए यहाँ पे एडिट बटन पे प्रेस करना है और इस शेड्यूल को एंटर करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप जो फ़ोन नंबर 16 एम्प्लॉयर ने इशू किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा आपको AIS को भी चेक करना है, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को, जो कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे आती है। दोस्तों, ITR को फाइल करने से पहले आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके ई-फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फॉर्म 26 AS चेक कर लीजिए कि आपकी कौन कौन सी इनकम इस साल के 26 AS में आ रही है। इसके अलावा सबसे टैब में जाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS दिया होगा, इसे आपको क्लिक करना है, जिसके बाद कि आपको नई वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको AIS पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दी होगी। आप इसे डबल क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी इनकम यहाँ पे आ रही है। तो आप ये इनकम को चेक करने के बाद और फॉर्म नंबर 16 को लेने के बाद एम्प्लॉयर से आप ये जो डिटेल है फीड कर सकते हैं। या फिर यदि आपके पास फॉर्म 16 नहीं है क्योंकि आपका TDS नहीं कटा है तो उस केस में आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं या जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें से आप इनकम की जो है वो ग्रोसिंग कर लीजिए। तो आप यहाँ पे ये एंट्री करेंगे और जो अलाउंसेस हैं वो आप यहाँ पे देखिए चूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको मिले। मान लीजिए डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएट रिसीव हुई है तो आप यहाँ पे जो एंट्री है वो कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली क्योंकि यहाँ पे हमने जो नई स्कीम है वो ऑप्ट नहीं की थी इसलिए हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी। तो मान लीजिए दोस्तों हमारी सैलरी यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ की है और उसमें से हमें जो 50,000 की डिडक्शन यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरीज आ जाएगी, जिससे कि आप सेव करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी की इन्फॉर्मेशन है वो आ गई है। तो उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आप डिटेल एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एड डिटेल ऑफ ब्रेकअप। तो मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जो कि आपने सेल्फ ऑक्यूपाई की है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो इस प्रॉपर्टी पे जो आपने होम लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट पेबल होता है उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। या फिर आपका जो पुराना एरियर है रेंट का वो आपको मिला है तो उस केस में आप यहाँ पे ऑफ़र कर सकते हैं।
यहाँ पे यदि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है यानी कि रेंट पे दी गई है तो कितना रेंट रिसीव किया गया है। मान लीजिए 3 लाख रुपीज़ का रेंट रिसीव किया गया है और आपने जो म्यूनसिपल टैक्स पे किए हैं उसकी डिडक्शन मिलती है। जो पे किए हैं अगर पेबल है तो डिडक्शन नहीं मिलती है। तो उसके अलावा जो बोरोड कैपिटल आपने ली है यानी कि होम लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट पेबल है उसकी भी डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो ये जो डिडक्शन है वो 2 लाख रुपए तक मिलती है, लेकिन यदि लेट आउट की गई है प्रॉपर्टी तो जो एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल होता है होम लोन पे वो आपको यहाँ पे डिडक्शन के तौर पे मिल जाता है। लेकिन जो मैक्सिमम लॉस होता है हाउस प्रॉपर्टी का वो सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही सेट ऑफ किया जा सकता है किसी दूसरे हेड से। मान लीजिए आपका यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेबल है होम लोन पे वो 4,50,000 का है, तो यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम डिडक्शंस है वो 2 लाख रुपए तक ही आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप है आप कर सकते हैं दूसरे हेड से। और ये सेटअप करने के लिए भी आपको ITR 2 या फिर ITR 3 जो है वो फाइल करना होगा ताकि आप जो बेनिफिट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड सेट ऑफ लॉसेस वो अवेल कर सकें। तो आप उस केस में आप ITR 4 मत फाइल कीजिए, आप ITR 3 फाइल कीजिए उस केस में, क्योंकि उसमें भी जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन की इनकम होती है 44 AD, ADA या AE वो आप दिखा सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए कि आपका यहाँ पे कितना लॉस है, कौन सा फॉर्म आप फाइल करना चाहते हैं। दोस्तों आप ITR 4 यानी कि सुगम फॉर्म फाइल कर सकते हैं यदि आपकी सैलरी पेंशन से इनकम है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। यदि एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप ITR 3 जो है वो यूज़ कीजिए। इसके अलावा यदि आपकी अदर सोर्सेज से इनकम है, इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड, तो भी आप ITR 4 यूज़ कर सकते हैं। और यदि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपीज़ तक है तो भी ITR 4 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि इससे ज़्यादा है तो आप ITR 4 यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा ITR 4 फाइल नहीं किया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति डायरेक्टर है कंपनी में, या उसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, या उसके पास कोई एसेट है आउटसाइड इंडिया, या फिर वह कोई साइनिंग अथॉरिटी है किसी भी अकाउंट में जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया में, या फिर उसकी कोई इनकम है किसी भी सोर्स से आउटसाइड इंडिया से, या फिर उसने ESOP के ऊपर टैक्स डेफर किया है, या फिर उसका पिछले सालों का कोई लॉस है जो कि ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहता है, या करंट ईयर का लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है। इस प्रकार दोस्तों ITR 4 जो सुगम है वो मैंडेटरी नहीं है, ये सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर्म है जो कि SSC यूज़ कर सकता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के केस में, यानी कि जो डीम्ड इनकम 8% या 6% आप दिखाना चाहते हैं उसके लिए। अदरवाइज आप ITR 3 यूज़ कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपने हाउस प्रॉपर्टी की जो डिटेल भरी है वो आ जाएगी। आप इसे बाद में एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कोई इनकम नहीं है हाउस प्रॉपर्टी की, इसलिए हम यहाँ पे इसे डिलीट कर रहे हैं। तो अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले है बिजनेस। जो व्यक्ति 44 AD के अंतर्गत प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम दिखाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले यहाँ पे अपना नेम ऑफ द बिजनेस फिल करना है। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस का जो नेम रखा हुआ है वो फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे जो बिजनेस कोड है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत से बिजनेस कोड नीचे लिस्ट में दिए गए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए कि आप के लिए जो कौन सा बिजनेस कोड है वो एप्लीकेबल है। तो अदरवाइज़ आप यहाँ पे यदि कोई आपके लिए नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे अदर सर्विसेज का भी बिजनेस कोड है, तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है बिजनेस की। दोस्तों यहाँ पे आपको सेक्शन 44 AD की जो कंडीशन है वो ध्यान में रखनी है यदि आप इस सेक्शन को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो पहले हम जो जनरल कंडीशन है वो डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि जो व्यक्ति प्रोफेशन कर रहा है जो कि सेक्शन 44 AA के अकॉर्डिंग मेंशन किए गए हैं, जैसे कि चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, वो सेक्शन ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई व्यक्ति कमीशन या फिर ब्रोकरेज इनकम अर्न कर रहा है तो वो भी ये सेक्शन ऑप्ट नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति एजेंसी बिजनेस कर रहा है तो वो भी सेक्शन ऑप्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे वर्ड पर्सन लिखा गया है। इस प्रकार यदि व्यक्ति मान लीजिए 10 रुपीज़ की भी कमीशन या ब्रोकरेज इनकम अर्न कर रहा है तो इस सेक्शन ऑप्ट नहीं कर सकता है। दूसरा, इंडिविजुअल, HUF और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही ये सेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं। यदि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो सेक्शन ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। या फिर यदि व्यक्ति
डिडक्शन क्लेम कर रहा है सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA के अंतर्गत, तो भी ये सेक्शन जो है वो अवेल नहीं किया जा सकता है ऐसे एसएससीज के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति बिजनेस प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स को कर रहा है, सेक्शन 44A के अंतर्गत इनकम टैक्सेबल कर रहा है प्रिजम्पटिव बेसिस पे, तो वो ये सेक्शन 44AD ऑप्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा व्यक्ति की जो टोटल टर्नओवर और ग्रॉस सीट है वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई है तो वो भी सेक्शन ऑप्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन को ध्यान रखना है। यहाँ पे जो इनकम डिक्लेयर करता है व्यक्ति 8% डिक्लेयर करता है कम से कम, उससे ज़्यादा भी कर सकता है यदि वो कैश या फिर नॉन अकाउंट पे चेक से अमाउंट रिसीव करता है, या फिर 6% यदि वो अकाउंट पे चेक से अमाउंट रिसीव करता है। यदि वो इससे कम जो प्रॉफिट है वो डिक्लेयर करता है किसी भी साल में, तो उस केस में वो इस सेक्शन से ऑप्ट आउट हो जाता है और अगले 5 सालों तक वो सेक्शन ऑप्ट नहीं कर सकता है, सेक्शन 44AD। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं पिछले सालों में व्यक्ति ने इससे कम इनकम तो डिक्लेयर नहीं की है, यदि वो कर चुका है तो वो अगले 5 सालों तक जो है सेक्शन 44AD ऑप्ट नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 1920, 2021 के लिए टैक्स पेयर के द्वारा सेक्शन 44AD को ऑप्ट किया गया है, यानी कि 8% या 6% की डीम्ड इनकम दिखाई गई है। लेकिन असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्स पेयर के द्वारा सिर्फ 4 लाख की इनकम दिखाई गई है, जबकि टर्नओवर 1 करोड़ थी। तो इस प्रकार सेक्शन 44AD के अंतर्गत जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डीम्ड इनकम नहीं दिखाई गई है, इसलिए टैक्स पेयर नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर के लिए 44AD सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार असेसमेंट ईयर 22-23 से असेसमेंट ईयर 26-27 तक टैक्स पेयर सेक्शन 44AD ऑप्ट नहीं कर सकता। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि कोई टैक्स पेयर सेक्शन 44AD को ऑप्ट करने के लिए अब इन एलिजिबल हो गया है, लेकिन पहले उसने 44AD सेक्शन ऑप्ट किया था, तो नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर के लिए वो अब 44AD ऑप्ट नहीं कर सकता है। इस केस में उसे अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और उन्हें ऑडिट भी कराना होगा। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 22-23 से 26-27 असेसमेंट ईयर तक उसे ऑडिट कराना होगा। लेकिन यहाँ पे असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए उसे ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेक्शन ये कहता है कि नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर के लिए उसे ऑडिट कराना है। यहाँ पे दोस्तों हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए व्यक्ति एलिजिबल बिजनेस कर रहा है सेक्शन 44AD के अंतर्गत और उसकी टोटल टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 1 करोड़ 50 लाख है। तो अब आपको इसका बाइफिकेशन चाहिए। यहाँ पे 25 लाख रिसीव कर लिया गया है अकाउंट पे चेक या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ड्यूरिंग द ईयर ही, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। 50 लाख रुपीज़ कैश में रिसीव किया गया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, और 25 लाख रुपीज़ रिसीव किया गया है अकाउंट पे चेक और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद रिसीव किया गया है, पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। लेकिन जो इनकम टैक्स को फाइल करने की ड्यू डेट है रिटर्न को सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 उससे पहले रिसीव कर लिया गया है, और 50 लाख रुपीज़ अभी तक रिसीव नहीं किया गया है, और जो ड्यू डेट है इनकम टैक्स को रिटर्न को फाइल करने की वो ओवर हो गई है। तो यहाँ पे सेक्शन 44AD सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आपको टैक्स कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टर्नओवर कैसे रिसीव हुई है। यदि अकाउंट पे चेक या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से हुई है तो आप उसके ऊपर 6% डीम्ड इनकम दिखाएंगे, और यदि कैश से मिली है तो उस केस में 8% डीम्ड इनकम दिखाएंगे, उससे ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। यदि अकाउंट पे चेक या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से मिल गई है ड्यू डेट से पहले ITR को फाइल करने की, तो भी आप 6% जो डीम्ड इनकम है उसके अंतर्गत इसे लेके जाएंगे। लेकिन यदि अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR, तो उस केस में 8% की टैक्सेबल इनकम जो है आपको इसे दिखानी है डीम्ड इनकम। तो इस प्रकार यहाँ पे जो टोटल टर्नओवर है जिसके ऊपर के 8% डीम्ड इनकम दिखाएंगे, तो 1 करोड़ के ऊपर 8% यानी कि 8 लाख, और यहाँ 50 लाख के ऊपर 6% यानी कि 3 लाख रुपीज़। तो टोटल यहाँ पे 11 लाख रुपीज़ की आप डीम्ड इनकम दिखाएंगे सेक्शन 44AD के अंतर्गत। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे भरना है ग्रोस टर्नओवर ग्रोस रिसीट, जो कि अकाउंट पे चेक से रिसीव हुई है। तो हमारे केस में 50 लाख रुपीज़ जो है वो अकाउंट पे चेक और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, और जो 1 करोड़ रुपीज़ है वो
नॉन अकाउंट पे चेक या फिर कैश में मिली है, तो वो आपको 6% जो है ऑफ द अबव अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है। तो आप 6% अमाउंट इस 50 लाख रुपीज़ का यहाँ पे एंटर करेंगे, यानी कि 3 लाख रुपीज़। और यहाँ पे ये जो 1 करोड़ रुपीज़ है इसका 8% अमाउंट आप यहाँ पे एंटर करेंगे, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 लाख रुपीज़ आप एंटर करेंगे। इस प्रकार टोटल आपकी डीम्ड इनकम 11 लाख रुपीज़ हो गई है। यदि आप यहाँ पे ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3,30,000 दिखाना चाहते हैं और यहाँ पे 8,30,000, तो ये आप ज़्यादा इनकम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 6% इनकम दिखाना चाहते हैं और यहाँ पे 8%, तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है। उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 44 AD के अंतर्गत जो हमारी इनकम है लेवल लिखा गया है। यहाँ पे आप हाई डिटेल और शो डिटेल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 44 AD दिया गया है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जो प्रोफेशनल के लिए है। तो यदि आपको इसके अंतर्गत एंट्री करनी है तो यहाँ पे एडिट में आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड टाइप यानी कि प्रोफेशन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ द बिजनेस देना है। मान लीजिए आपका नेम ऑफ बिजनेस जो है ये है, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद आपका बिजनेस कोड जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है और उसके बाद आप यहाँ पे इसे सेव कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको सेक्शन 44 ADA को रेफर करना है, जिसमें कि अमेंडमेंट की गई है, यानी कि ये सेक्शन सिर्फ वही व्यक्ति ऑप्ट कर सकता है जो कि इंडिविजुअल है या फिर पार्टनरशिप फर्म है। LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म इस सेक्शन के अंतर्गत ऑप्ट नहीं कर सकती है। और ये रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया के और प्रोफेशन में इंगेज होने चाहिए, जो कि सेक्शन 44 AA में रेफर किए गए हैं। और जो ग्रोस सीट है बिजनेस की वो 50 लाख रुपीज़ तक हो सकती है। और इस केस में वो कम से कम 50% अमाउंट जो है ग्रोस सीट का इस सेक्शन के अंतर्गत डीम्ड प्रॉफिट के तौर पे ऑफर कर सकते हैं, या फिर इससे हायर अमाउंट। और कोई डायरेक्शन जो एक्सपेंसिव एक्स्ट्रा की इस केस में नहीं मिलती है। दोस्तों जो प्रोफेशन नोटिफाइड है जो कि सेक्शन 44 ADA को ऑप्ट कर सकते हैं, वो लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, नोटिफाइड प्रोफेशनल जैसे कि फिल्म आर्टिस्ट, एक्टर, कैमरामैन, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, डांस डायरेक्टर, एडिटर, सिंगर, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर, ड्रेस डिज़ाइनर, कंपनी सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा। इस प्रकार यदि ये प्रोफेशनल है तो वो 44 ADA को ऑप्ट कर सकते हैं, यदि उनकी ग्रोस सीट 50 लाख से एक्सीड नहीं करती है। दोस्तों इस केस में जो ग्रोस सीट फिल की जाती है उसका 50% अमाउंट आपको यहाँ पे डीम्ड इनकम के तौर पे ऑफर करना होता है। मान लीजिए 30 लाख रुपये दिखाने हैं यहाँ पे आपको ग्रोस सीट में, तो उसका 50% अमाउंट यानी कि 15 लाख रुपीज़ आप यहाँ पे डीम्ड इनकम के तौर पे ऑफर करेंगे। आप इसे ज़्यादा का अमाउंट भी ऑफर कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए 16 लाख रुपीज़ भी। लेकिन यदि आप 50% से कम का अमाउंट ऑफर करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 14 लाख ऑफर करेंगे, तो उस केस में मैंडेटरी हो जाता है टैक्स पेयर के लिए कि वो टैक्स ऑडिटर से टैक्स ऑडिट करवाए और उसके बाद ITR 3 फाइल करें। तो आप यहाँ पे कंडीशंस को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 44 ADA की इनकम भी आ गई है। आप यहाँ पे शो डिटेल करके डिटेल देख सकते हैं। अब अगली इनकम जो प्रेजेंटिव बेसिस पे आती है वो है गुड्स कैश की अंडर सेक्शन 44 AE। तो इसे फिल करने के लिए यहाँ पे आप एडिट बटन पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है यानी कि गुड्स कैरिज, इसे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी आपको सेम नेम ऑफ द बिजनेस एंटर करना है, बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप ये एंट्री कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जो बिजनेस कोड है वो सिलेक्ट करेंगे। पैकेज एंड मूवर, रेंटिंग ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एक्स्ट्रा, जो यहाँ पे बिजनेस कोड दिए गए हैं। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हैं, उसके बाद सेव करेंगे। दोस्तों सेक्शन 44 AE ऑप्ट किया जा सकता है SSC के द्वारा यदि वो ऑन करता है गुड्स कैरीज नॉट मोर देन 10। इस प्रकार 10 गुड्स कैरीज तक हो सकती हैं एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो उस केस में आप इस सेक्शन के अंतर्गत जो प्रिजम्पटिव स्कीम है उसके अंतर्गत इनकम ऑफर कर सकते हैं। इस केस में यदि हैवी गुड्स व्हीकल होता है तो आपको 1000 रुपीज़ पर टन ऑफ ग्रोस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट पर मंथ जो है अमाउंट लेना होता है डीम्ड इनकम का। लेकिन यदि अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है तो इस केस में 7500 रुपीज़ एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपको लेना होता है। दोस्तों इस केस में हैवी व्हीकल का मतलब क्या है, यानी कि जहाँ पे कि ग्रोस व्हीकल वेट
12 मेट्रिक टन से एक्सीड हो जाता है। यदि उससे कम है तो वो अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल होता है। दोस्तों हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए एसएससी के 4 गुड्स व्हीकल हैं जो कि लाइट गुड्स व्हीकल हैं और 6 हैवी गुड्स व्हीकल हैं, यानी कि जहाँ पे कि ग्रॉस व्हीकल वेट 12 मेट्रिक टन से एक्सीड हो रहा है। तो उस केस में आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत सेक्शन 44A के अंतर्गत इनकम कैलकुलेट करनी है। दोस्तों ये व्हीकल है एसएससी के पास 10 नंबर्स और उनका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस केस में जो ग्रॉस व्हीकल वेट है यदि 12 मेट्रिक टन से कम है तो उस केस में 7500 रुपीज़ पर मंथ पर व्हीकल आपको डीम्ड इनकम लेनी है, और यदि ग्रॉस व्हीकल वेट 12 मेट्रिक टन से एक्सीड हो रहा है तो 1000 रुपीज़ पर मेट्रिक टन आपको जो व्हीकल का वेट है वो लेना है पर मंथ। तो यहाँ पे हमने राउंडिंग ऑफ किया है यहाँ पे ग्रॉस व्हीकल वेट का, हालांकि एक्ट में मेंशन नहीं किया गया कि आपको राउंडिंग ऑफ करनी है या आपको एक्चुअल वेट जो है वो लेना है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पर मंथ की जो इनकम आ गई है 10 व्हीकल की, इसे आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल डीम्ड बिजनेस इनकम आ जाएगी सेक्शन 44A के अंतर्गत, जो कि आपको डिक्लेयर करनी है। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे यूटिलिटी में जाना है। यहाँ पे गुड्स कैरिज ऑन लीज्ड हायर्ड बाय यू, यहाँ पे ऐड अनदर ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करना मैंडेटरी है, तो आप अकॉर्डिंगली एंटर कर लें। और यहाँ पे आपने ऑन किया व्हीकल लीज या हायर्ड है तो वो चूज़ करना है। और यहाँ टनेज कैपेसिटी गुड्स कैरेज की जो है वो आपको मेट्रिक टन में एंटर करनी है। मान लीजिए जो है ये 10 मेट्रिक टन है व्हीकल की कैपेसिटी, तो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। और नंबर ऑफ द मंथ्स ये व्हीकल जो है ऑन किया गया था हायर्ड या लीज, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपको प्रिजम्पटिव इनकम एंटर करनी है। तो यदि 12 मेट्रिक टन से कम है तो हमने डिस्कस किया 7500 पर मंथ, तो 12 को 7500 पर मंथ से एंटर करेंगे तो आप कम से कम 90,000 की इनकम दिखाएंगे। आप उससे ज़्यादा दिखा सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे डिटेल। तो इस प्रकार ये डिटेल आप सभी व्हीकल के लिए 1 बाय 1 यहाँ पे एंटर करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रिजम्पटिव टोटल इनकम आ जाएगी। उसके बाद यदि पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में जो सैलरी और इंटरेस्ट पे किया गया है पार्टनर को वो यहाँ पे लेस किया जा सकता है, जिसके बाद के नेट प्रिजम्पटिव इनकम आ जाएगी। इस प्रकार आपके यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आ जाएगी। दोस्तों अब हमारे केस में 44ADA या AE एप्लीकेबल नहीं है तो मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंटर करनी है। यहाँ पे देखिए आपको लास्ट ईयर में इनकम टैक्स का रिफंड मिला था, उस पर इंटरेस्ट मिला था, तो ये इनकम ऑटोमेटिकली आ रही है क्योंकि इसकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाके इसे एडिट कर सकते हैं। और यदि आप कोई और डिटेल यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे ऐड अनदर ऑप्शन पे जाएंगे। दोस्तों उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि मान लीजिए आपकी सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम है तो सभी बैंक का जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है जो कि क्वार्टरली मिलता है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे मान लीजिए एंटर कर देता हूँ इतना अमाउंट। तो यदि आपकी FDR से इनकम है पोस्ट ऑफिस से तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। मान लीजिए मेरी ये इनकम है तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है। और यदि आपकी कोई और इनकम है तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देके उन्हें एंटर कर सकते हैं। जैसे कि यदि व्यक्ति की फैमिली पेंशन है यहाँ पे यस करेगा तो उस केस में जो डिडक्शन होती है ऑटोमेटिकली 1/3 वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। यहाँ पे आप एंटर करेंगे अमाउंट। यदि टैक्स पे की डिविडेंड इनकम है तो यहाँ पे यस करना है। तो उस केस में इन डेट्स के अकॉर्डिंग जो डिविडेंड इनकम है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होती है। ये इसलिए है ताकि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जो है टैक्स पेयर की कैलकुलेट की जा सके और जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल है वो कैलकुलेट किया जा सके। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे बाइफिकेशन करेंगे डिविडेंड इनकम का इन डेट्स के अकॉर्डिंग कि आपको कितनी डिविडेंड इनकम मिली है। तो हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो कंटिन्यू बटन पे प्रेस कर दीजिए। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी अपडेशन यहाँ पे हो चुका है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो डिस्क्लोजर है वो देना है, यानी कि फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस ये मैंडेटरी है फिल करना है। यहाँ पे आपको ऐड डिटेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जो बैलेंस शीट के पर्टिकुलर है वो एंटर कर सकते हैं, जैसे कि पार्टनर कैपिटल, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। यदि आप चाहें तो इन्हें छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एस्ट्रिक लगा है, जो रेड एस्ट्रिक लगा है, ये फिल करना मैंडेटरी है कि संडी क्राइटेरिया कितने हैं व्यक्ति के और
यहाँ पे इन्वेंट्रीज कितनी है वो आप एंटर कर सकते हैं। सन्डी डेटर कितने हैं, तो ये फील्ड एंटर करनी ज़रूरी है। बैलेंस विद बैंक्स कितना, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि आपका करंट अकाउंट है बिजनेस का तो आप यहाँ पे जो फिगर है वो एंटर कर दीजिए। उसका जो बैंक बैलेंस है 31 मार्च को 2022 को। उसके बाद कैश इन हैंड जो है ये फील्ड मैंडेटरी है एंटर करना, तो आप ये एंटर कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। भले ही यहाँ पे जो आपकी टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी टैली नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी आप ये सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटीज़ यहाँ पे आ गई हैं। उसके बाद अगली जो टैब है वो है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसीट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। यहाँ पे ऐड डिटेल पे आप क्लिक करेंगे यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर अपना एंटर करना है और जो एनुअल वैल्यू है आउटवर्ड सप्लाई की एज पर जीएसटी रिटर्न फाइल्ड वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। और यदि एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे ऐड अनदर करके ये डिटेल एंटर कर लीजिए। तो दोस्तों हमने सेक्शन 44 एडी ऑप्ट किया है और 1,50,00,000 रुपीज़ की हमने टर्नओवर दिखाई है। तो इतनी ही हमारी टर्नओवर जीएसटी के रिटर्न में भी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उस केस में आपको रिकन्सिलेशन बनानी चाहिए कि ये डिफरेंस क्यों है। तो दोस्तों आप यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर करके डिटेल ऐड करेंगे। दोस्तों उसके बाद आपको एग्जम्प्ट इनकम की डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। तो ऐड डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो जो एग्जम्प्ट इनकम है जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5,000 या फिर कोई भी और इनकम जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, एक्स्ट्रा का जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया है या एनी अदर जो आप सोचते हैं कि एग्जम्प्ट इनकम है, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन अमाउंट देना है। और ये इनकम यदि एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स में तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हमारे केस में नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे कंफर्म करना है। उसके बाद दोस्तों आपको टोटल डिडक्शंस की टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिडक्शंस एंटर करनी है। यदि आपने ओल्ड स्कीम ऑप्ट की है इनकम टैक्स की, क्योंकि नई स्कीम में डिडक्शन नहीं मिलती हैं, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे यदि आपने डोनेशन पे किया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो उस केस में जो आगे शेड्यूल होगा 80G का वो आपको फिल करना होगा। इसी प्रकार 80GG के अंतर्गत यदि रेंट पे किया गया है तो उस केस में आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं अमाउंट। इसके अलावा यदि 80C के अंतर्गत अमाउंट पे किया गया है जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अमाउंट। तो आपको 1,50,000 रुपीज़ की जो मैक्सिमम डिडक्शन है सेक्शन 80C के अंतर्गत वो मिलेगी। हालांकि आप अमाउंट यहाँ पे भले ही ज़्यादा एंटर कर रही हैं। यदि कंट्रीब्यूशन किया गया है पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो 80CCD2 के अंतर्गत जो डिडक्शन है वो मिलती है। और यदि आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो 80D के अंतर्गत आप यहाँ पे यस करेंगे। तो उस केस में जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो आपको फिल करना होगा। 80E के अंतर्गत यदि आपने लोन लिया है एजुकेशन लोन, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे किया है उसकी डिडक्शन मिलती है, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। दोस्तों 80TTA के अंतर्गत ये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है वो 10,000 रुपीज़ तक एग्जम्प्ट होता है। तो यहाँ पे आप यस टिक कर सकते हैं। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो 80TTB के अंतर्गत डिडक्शन मिलती है, तो यहाँ पे एसएससी सीनियर सिटीजन नहीं है इसलिए 80TTA के अंतर्गत वो डिडक्शन क्लेम करेगा। यदि कोई और एलिजिबल डिडक्शन है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,60,000 की हमने डिडक्शन क्लेम की थी, लेकिन 150 की ही मिली है क्योंकि इतना ही अमाउंट एलिजिबल है 80C के अंतर्गत। तो सेक्शन 80D के अंतर्गत जो है आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और जो मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्स्ट्रा आपने पे किया है उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यदि आपका कोई फैमिली मेम्बर जो है सीनियर सिटीजन है एक्सक्लूडिंग पेरेंट, तो उस केस में आपको यहाँ पे टिक करना है। तो उस केस में आप ये जो सेकंड है टैब यहाँ पे सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस आपको यहाँ पे फिल करनी है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपीज़ का मिलता है। और जो मेडिकल एक्सपेंडिचर किया गया है यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली थी व्यक्ति के लिए तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और यदि यहाँ पे आप चूज़ करते हैं नो, तो उस केस में जो पहला है सेल्फ एंड फैमिली में हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वो आप क्लेम कर सकते हैं। यदि पेरेंट्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। और उस केस में आप जो हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और मेडिकल एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे जो डिडक्शन मिलती है वो सेल्फ एंड फैमिली के लिए यानी कि स्पाउस, चिल्ड्रन, एक्स्ट्रा के लिए जो मैक्सिमम है वो 25,000 रुपीज़ ही मिलती है। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी इसके अंदर ही इंक्लूड होता है, जो ये मैक्सिमम अमाउंट है। लेकिन जो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है उनके लिए यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ली है तो उसकी डिडक्शन आपको सेपरेटली मिलती है। ये डिडक्शंस आपको मैक्सिमम जो है 50,000 रुपीज़ तक मिलती है। इस प्रकार 50,000 की पेरेंट्स की जो सीनियर सिटीजन है और 25,000 आपकी सेल्फ एंड फैमिली के लिए, तो टोटल 75,000 की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं टीडी के अंतर्गत। तो इस केस में से इसने कोई हेल्थ इंश्योरेंस या एक्सपेंडिचर नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे डिडक्शन नील है, मैंने ली है दोस्तों। उसके बाद आपने यदि कोई डोनेशन दी है तो उस केस में आपको 80G के अंतर्गत ये शेड्यूल फिल करना है। तो यहाँ पे ऐड 80G आप क्लिक करेंगे, उस केस में आपको यहाँ पे ऐड अनदर करना है। तो यहाँ पे यदि आपकी डोनेशन 100% के लिए क्वालिफाई करती है तो आपको पहला ऑप्शन चूज़ करना है, या 50% विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट, तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो चूज़ करना है। जैसे कि यदि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो उस केस में 100% डिडक्शन मिलती है। तो आपको पैन ऑफ द डोनी, नेम ऑफ द डोनी, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट कोड एंटर करना है, और जो कैश में कितना डोनेशन दिया, अदर मोड से कितना दिया है वो आपको फिल करना होता है। तो यहाँ पे आप जो है ध्यान से ये शेड्यूल जो फिल कीजिए कि आप कितने की क्वालिफाइंग लिमिट में आते हैं। तो यदि आपने रेंट पे किया है तो फॉर्म नंबर 10BA आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे पहले फाइल करना है। उसके बाद आप डिडक्शन यहाँ पे ITR में क्लेम कर सकते हैं शेड्यूल फिल करके। यदि आपने एजुकेशन लोन के लिए इंटरेस्ट दिया है तो 80 के अंतर्गत ये शेड्यूल आप फिल करेंगे। यहाँ पे शो ऑल डिडक्शन दी गई हैं, जहाँ पे कि जाके आप लिस्ट देख सकते हैं डिडक्शंस की। और यहाँ पे जैसे हमें 80 TTA का जो शेड्यूल फिल करना है तो यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको जो आपने इंटरेस्ट लिया सेविंग बैंक पे, मान लीजिए 11,550 लिया है, तो उस केस में यहाँ पे जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 10,000 रुपीज़ की ही आपको मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो यहाँ पे आपकी टोटल डिडक्शन वो आ जाएंगी, आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों आपका जो नेक्स्ट टैब है वो है टैक्स पेड का टैब, इसे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो TDS कटा होगा सैलरी इनकम पे, यहाँ पे शो डिटेल करके वो आप देख सकते हैं। यदि नहीं एंट्री आ रही है तो आप यहाँ पे ऐड भी कर पाएंगे। और इस प्रकार जो TDS अदर देन सैलरी है उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं शो डिटेल करके। और इसके अलावा भी यदि TDS काटा गया है, TCS कलेक्ट किया गया है तो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यदि आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है 26 ईयर्स में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप यहाँ पे ऐड अनदर करके जो है चालान वो ऐड कर सकते हैं, BSR कोड, सीरियल नंबर ऑफ चालान, डेट ऑफ डिपॉजिट। इस प्रकार आप सभी डिटेल यहाँ पे एंटर करके कंफर्म करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट टैब आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी की आ जाती है, इसे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल डिडक्शन लेस करके आपकी टोटल इनकम आ गई है। अब इसके ऊपर जो टैक्स पेबल आ रहा है उसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं शो कैलकुलेशन करके, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड स्कीम जो है वो ऑप्ट की गई है। और यदि आपकी डिबेट होती है 87A के अंतर्गत, जो कि तभी मिलती है यदि आपकी टोटल इनकम जो है 5 लाख रुपए से कम है तो आपको मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। तो उसके बाद टैक्स पेबल आ जाता है। उसके बाद 4% एजुकेशन सेस जो है इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, टोटल टैक्स आ जाता है। तो यदि 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा का टैक्स होता है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। क्योंकि यहाँ एडवांस टैक्स नहीं पे किया गया है इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे शो कैलकुलेशन करके आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, आप यहाँ कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको ओल्ड स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए, न्यू स्कीम, इसके लिए मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों ओल्ड स्कीम के अंतर्गत यदि आप सैलरी इनकम लेते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाती है, जबकि नई स्कीम के अंतर्गत डिडक्शन नहीं मिलती, स्टैंडर्ड डिडक्शन से। इसके अलावा जो हमारे यहाँ बिजनेस से प्रॉफिट आया था वो सेम रहेगा 44AD का ओल्ड स्कीम के अंतर्गत और न्यू स्कीम के अंतर्गत है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हमारी सेम रहेगी ओल्ड एंड न्यू स्कीम के अंतर्गत। ओल्ड स्कीम के अंतर्गत आपको डिडक्शन मिल जाती है जैसे कि 80C, 80 TTA एक्स्ट्रा, लेकिन नई स्कीम के अंतर्गत डिडक्शन नहीं मिलती। तो आप देख सकते हैं ओल्ड स्कीम के अंतर्गत जो हमारी इनकम है वो कम आ रही है, जबकि नई स्कीम के अंतर्गत इनकम ज़्यादा आ रही है। तो अब हम इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको इनकम टैक्स india.gov.in वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिया है, इसे आपको क्लिक करना है।
तो उसके बाद दोस्तों ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे और यहाँ पे टैक्स पेयर नई स्कीम ऑप्ट कर रहा है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो रेजिडेंट चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सैलरी इनकम बिफोर डिडक्शन आपको एंटर करनी है। तो हमारे केस में 5 लाख रुपीज़ थी बिना स्टैंडर्ड डिडक्शन को लिए, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं थी, कैपिटल गेन भी नहीं था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज थी। तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे अदर सोर्सेज की इनकम। तो हमारी केस में 24,836 थी, हमने एंटर कर दी है। यहाँ पे एंटर कर लेंगे और उसके बाद जो है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आपको यहाँ पे एंटर करनी है। हमारे केस से हमने 11 लाख रुपीज़ निकाले थे 44 AD के अंतर्गत। तो अब हमें यहाँ पे ये कैलकुलेशन आ गई है हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम। तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है 2,24,951, और इस पे जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4% ऐड करके 2,33,949 की टैक्स लायबिलिटी आ रही है। तो जब हमने ओल्ड स्कीम ऑप्ट की थी तो उसके अंदर जो टैक्स आ रहा था वो 2,46,430 रुपीज़ आ रहा था, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इस प्रकार हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम नई स्कीम ऑप्ट करें, लेकिन नई स्कीम ऑप्ट करने से पहले हमें फ़ोन नंबर 10IE फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इस प्रकार यहाँ पे नई स्कीम ऑप्ट की जाती है तो सेसी के लिए बेनिफिशियल रहता है, लेकिन यदि नई स्कीम ऑप्ट की जाती है तो फ्यूचर के सभी ईयर्स के लिए आपको नई स्कीम के अंतर्गत ही टैक्स पे करना है। बिजनेसमैन इससे विड्रॉ नहीं कर सकता। यदि वो विड्रॉ करना चाहता है तो सिर्फ एक ही बार वो विड्रॉ अलाउड है, उसके बाद दोबारा से वो कभी न्यू स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सी स्कीम ऑप्ट करनी है, और उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड बटन पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो टैक्स पेबल आ रहा है वो आपको पे करना है, उसके बाद ही आपको ITR फाइल करनी है। तो यहाँ पे पे नाउ बटन पे प्रेस करना है। तो दोस्तों पेमेंट करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो रेलेवेंट शेड्यूल है टैक्स पेड का उसमें इसकी एंट्री करें चालान की, यानी कि जो एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स का हमने शेड्यूल देखा था पीछे, उसमें आपको ये चालान की एंट्री करनी होगी। उसके बाद ही आप जो है ITR फाइल करें। तो आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चालान नंबर ITNS जो है 280 वो फिल कर सकते हैं, और ये जो टैक्स है वो पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो उसके बाद जब आपका चालान पे हो जाएगा यहाँ पे आपको टैक्स पेड की टैब में जाना है, और यहाँ पे जो एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स की टैब है यहाँ पे ऐड नदर करके आपको जो BSR कोड है, चालान सीरियल नंबर है वो एंटर करना है यहाँ पे, जो कि आपने पे किया है। यहाँ पे आप चालान नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो एंटर करेंगे। मान लीजिए आपने आज की डेट में एंटर किया है तो अमाउंट यहाँ पे एंटर करके आप ऐड करेंगे। तो अब जब आप प्रोसीड बटन पे प्रेस करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो टैक्स पेबल है वो नहीं आ रहा है, रिफंड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टैक्स जो है वो पे किया गया है। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू रिटर्न पे प्रेस करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे टिक कर लीजिए आपके जो पर्टिकुलर यहाँ पे आ रहे हैं, और नीचे कंटिन्यू बटन प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों आपकी ITR जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। सबसे नीचे जाके आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे प्रेस करना है। दोस्तों उसके बाद ये आपको मैसेज आएगा कि वैलिडेशन जो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो आप यहाँ से JSON फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप ऑफलाइन यूटिलिटी से प्रिपेयर कर रहे हैं, अदरवाइज आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे प्रेस करेंगे। दोस्तों उसके बाद यदि आपने ऑफलाइन यूटिलिटी में JSON फाइल जनरेट की है तो ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके यहाँ पे आप ऑफलाइन चूज़ करके यहाँ पे आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, क्योंकि ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं, ITR 4 चूज़ करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे JSON फाइल को अपलोड कर देंगे। दोस्तों उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं ITR को आधार नंबर के साथ, नेट बैंकिंग के साथ, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट नंबर के साथ। उसके बाद OTP आएगा आपके पास, जिसे कि आप एंटर करके रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। आप चाहें तो इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर दीजिए तो बाद में वेरीफाई कर सकते हैं ई फाइल में जाके, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करके। यदि आपकी रिटर्न वेरीफाई नहीं हो रही है तो आप उसकी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लीजिए और उसे साइन करके बेंगलोर भेज दीजिए। तो आप फाइल में जाके, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके, व्यू फाइल रिटर्न पे जाके एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और साइन करके बेंगलोर भेज सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार आप ITR 4 को फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप 15 जून के बाद ही ITR को फाइल करें, क्योंकि उस डेट तक ही आपका 26AS या AIS जो है वो अपडेट होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।
रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।